जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे लेक्चरेट का जो टॉपिक है वो I2U2। जैसा कि आप बैकग्राउंड में पिक्चर में देख रहे हैं, चारों कंट्रीज के फ्लैग्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। I स्टैंड्स फॉर टू वो कंट्रीज जो इंडिया एंड इजराइल, जिनका नेम जो है I से स्टार्ट होता है, एंड U फॉर द USA एंड द UAE, जिनका नाम U से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इन चारों कंट्रीज ने मिलकर के ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप का जो नेम है वो I2U2 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस ग्रुप का फॉर्मेशन क्यों हुआ, इस ग्रुप के क्या क्या ऑपरेशंस हैं, साथ ही साथ इस ग्रुप के क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसके लिमिटेशंस और चैलेंजेस के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एज I2U2 सजेस्ट, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA। इन चारों देशों ने मिलकर के ग्रुप बनाया है। ग्रुप क्यों बनाया है? व्हाट फैक्टर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ I2U2, किस वजह से I2U2 का फॉर्मेशन हुआ? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि I2U2 का फाउंडेशन जो बना वो बना है अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर। दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड क्या है? तो हम सबको पता है कि गल्फ कंट्रीज में जो है तमाम कंट्रीज के रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। उसके बाद 2020 में एक समझौता होता है, उस समझौते का नाम है अब्राहम अकॉर्ड, और इस समझौते के तहत इजराइल के साथ में गल्फ कंट्रीज में से UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इन चारों देशों ने फॉर्मल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। और इन चारों कंट्रीज के रिलेशन जब इजराइल के साथ में अच्छे हो गए तो कहीं ना कहीं यह सुनिश्चित हो गया कि अब इजराइल के साथ UAE बैठ सकता है, इजराइल के साथ बहरीन, सूडान और मोरक्को बैठ सकता है। बस इसी अपॉर्चुनिटी का लाभ लिया इंडिया ने और एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है इस I2U2 के बनने में। उसके बाद में जो है टर्की का असर्टिवनेस जो है कि गल्फ कंट्रीज के रीजन में जो है टर्की बड़ा असर्टिव होता है, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते जो है वहां अपने एजेंडा सेट करने की कोशिश करता है। इसी वजह से इंडिया अपनी बातें नहीं मनवा पाता, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते। थर्ड है काउंटरिंग चाइना, कि भाई चाइना अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है, तो चाइना को रोकने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हम चाइना को काउंटर कर पाए। एंड लास्ट है मोर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि अभी तक जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम लोग बनाए थे, डिफेंस, सिक्योरिटी, उन सब बातों पर बहुत बड़ा फोकस था, जोर था। बट अब इंडिया फोकस कर रहा है अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर भी, कि अब सिर्फ हम खरीदार नहीं है, अब हम कुछ बेचना भी चाहते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या डेवलपमेंट हो सकता है, फॉरेन कंट्रीज क्या हेल्प हमारे लिए कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये सारे रीजन हैं I2U2 के बनने के पीछे। एक बार फिर से बता देता हूं, अब्राहम अकॉर्ड का होना, टर्की को काउंटर करना, चाइना को काउंटर करना, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को आगे ले जाने के लिए I2U2 बना। व्हाट आर द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ I2U2, तो I2U2 किन किन एरियाज में काम करेगा? तो दोस्तों जब I2U2 का गठन हुआ, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो 6 की फैक्टर्स डिसाइड किए गए कि इन 6 फोकस्ड एरियाज पर ये चारों कंट्रीज मिलकर के काम करेंगे। ये जो एरियाज हैं इसमें वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, इन 6 फोकस्ड एरियाज पर ये I2U2 काम करेगा। दोस्तों इस I2U2 को जो है वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो एक मालाबार एक्सरसाइज पहले होती थी, उस मालाबार को हमने अब क्वाड का नाम दे दिया है। उस क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA शामिल है। वो ओरिजिनल क्वाड है। इन चारों देशों के समूह को जो है वेस्ट एशियन क्वाड शुरुआत में कहा जाता था। अब जो है इसका नाम क्या हो गया है? I2U2। तो ये जो है फोकस्ड होकर के क्लीन एनर्जी मिशन पर, कनेक्टिविटी पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी G20 का समिट हुआ, उसमें एक नया जो है नया इनिशिएटिव लिया गया जिसमें IMEC बनाने की बात हुई। तो कहीं ना कहीं IMEC बनने की जो बात हुई है उसका फाउंडेशन कहां पर है? I2U2 में। फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, दुनिया जो है इतना प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन के बाद जब चीजें यूजलेस होती आ रही, चाहे वो प्लास्टिक मैनेजमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, या फिर और भी हजार्डस वेस्ट, इनके सॉल्यूशन के लिए क्या, इनके मैनेजमेंट के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? स्ट्रेटनिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ये वो की एरियाज हैं जिन पर I2U2 के मेंबर्स मिलकर के आगे सोचेंगे, विचार करेंगे और देशों को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुपिंग फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इस ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए इस ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? सबसे पहली चीज, डी हाइफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
हमें हमेशा टाइम टू टाइम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपडेट करना होता है। अभी तक हम जो है बात करते आ रहे थे कि भाई बायलैटरल टाइज कीजिए, बायलैटरल टाइज के बाद में अब हम आए हैं कि भाई नहीं ठीक है, अब हम इस स्तर पर पहुंच गए, इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हम इजराइल के साथ साथ यूएई को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम उसी स्ट्रेटेजी के तहत I2U2 के मेंबर बने हैं। साथ ही साथ इंडिया प्रोपोजिशन ग्लोबल पॉलिटिक्स में I2U2 के माध्यम से हमारी जो आवाज है वो बहुत बुलंद हो सकेगी। हम डिफरेंट इश्यूज लाइक क्लाइमेट कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के अपनी बात दुनिया को इस फोरम के माध्यम से सही तरीके से समझा सकते हैं। मार्केट बेनिफिट्स फॉर इंडिया, I2U2 का मेंबर होने से हमें मार्केट बेनिफिट्स मिलेगा, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी क्योंकि हम एससीओ के मेंबर हैं, क्वाड के मेंबर हैं। एससीओ और क्वाड के साथ साथ अब हम I2U2 के मेंबर भी हो गए हैं, यानी ग्लोबली वो सारे प्लेटफॉर्म सब इंडिया मौजूद हैं जहां से इंडिया की आवाज जो है बेबाक तरीके से दुनिया के सामने रखी जा सकती है। I2U2 के गठन से, I2U2 के ऑर्गेनाइज होने से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इन्वेस्टमेंट कहां कहां से आएगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है हमारे फूड सेक्टर, फूड पार्क्स के लिए इन्वेस्ट करने वाला है। इसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि किसी भी रोल के लिए किसी भी कंट्री पर प्रेशर नहीं है, हर रोल जो है वॉलेंट्री रोल है। जबकि इसके पहले जो RCEP हो रहा था, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर चाइना भी एक मेंबर था, उसमें कुछ चीजें जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर ला दी जा रही थी। I2U2 के अंदर ऐसा नहीं है। I2U2 में मेंबर कंट्रीज फ्री हैं, वो जहां चाहें जिस तरह से अपना रोल वहां पर ठीक फिक्स कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, एकदम वॉलेंटरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुपिंग फॉर डायस्पोरा कि हमारे लोग जो हैं, इंडियन डायस्पोरा विदेशों में रहता है, बहुत सारे लोग हमारे यूएसए के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे कहीं ना कहीं यूएई के अंदर सर्विस कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी I2U2 के माध्यम से डायरेक्टली एक सपोर्ट सिस्टम मिल पाएगा। साथ ही मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू इंडिया इन द रीजन की अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स होने से, I2U2 का मेंबर बन जाने से अब गल्फ रीजन में भी इंडिया के पास और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ I2U2। भाई हर कोई अपॉर्चुनिटी जब आती है तो अपॉर्चुनिटी अपने साथ में हमेशा चैलेंज लेकर के आती है। तो I2U2 के चैलेंज क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, हमें क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती है? तो सबसे पहली बात, डिपार्चर फ्रॉम इंडियाज नॉन अलाइंड स्टैंड की। अभी तक हम किसी भी कंट्री के एकदम फेवर में नहीं गए, किसी की कंट्री के साथ हम एकदम से बहुत जबरदस्त रिश्ते हमने नहीं बनाए। हम हमेशा से नॉन अलाइंड रहना चाहें कि ना हम इस ग्रुप के मेंबर हैं ना उस ग्रुप के, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। पर अगर हम देखते हैं कि हम क्वाड में भी यूएसए के साथ हैं, हम I2U2 में भी यूएसए के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि इंडिया जो है अब यूएसए के ज्यादा करीब जा रहा है, रशिया के उतना करीब नहीं है। इस तरह का एक परसेप्शन बन सकता है। दूसरा, रीजनल क्रेडिबिलिटी की बात अगर आती है कि चूंकि हमने इजराइल के साथ इतना शानदार स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना लिया है, तो कहीं ना कहीं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के लिए अब इंडिया का जो रोल है, इंडिया एक तरह से, लोग ऐसा मानेंगे, हम तो नहीं कह रहे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो एकदम स्पष्ट है कि भाई जहां हमारे इंटरेस्ट होंगे वहां हम सर्व करेंगे। तो इंडिया पैलेस्टीन जो है वार जो चलता रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो चलता रहता है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया जो है अब उतना एक्टिवली रोल शायद ना निभाए क्योंकि हम इजराइल के एकदम साथ में हैं। रिलेशंस विद चाइना एंड रशिया, चूंकि हम यूएसए के साथ I2U2 और क्वाड में एकदम से एक अच्छी पोजीशन में है, तो हो सकता है कि चाइना रशिया हमसे थोड़े बहुत दूर चले जाए। और लास्ट है कि लोग ऐसा कह सकते हैं कि अब इंडिया ने जो है यूएसए की हेगमोनी को मान लिया है, यूएसए की लीडरशिप में इंडिया काम करने को तैयार है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब सिर्फ परसेप्शन है। इंडिया वही करेगा जो इंडिया के हित में होगा, इंडिया वही करेगा जिससे इंडिया की पब्लिक को फायदा होगा। दोस्तों, I2U2 के बाकी मेंबर्स के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो इंपैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स पर डायरेक्टली कुछ इंपैक्ट्स आ सकते हैं। नए एक्सिस बन सकते हैं, जिस तरह से I2U2 बना है उसी तरह से चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और टर्की मिलकर के एक नया ग्रुप बना सकते हैं। अभी हम देख भी रहे हैं कि ईरान और इजराइल का वार चल रहा है। साथ ही साथ ओवरलुकिंग द रीजनल इश्यूज, I2U2 के बनने से हो सकता है कुछ रीजनल इश्यूज पर फोकस ना जाए। तो दोस्तों, I2U2 के बारे में एक पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस लास्ट साइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है टाइम पर SSB इंटरव्यू के कैंप्स कराती है। इन कैंप्स में 5 डेज तक स्टूडेंट फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में रुकता है। हमारे एक्सपर्ट एसेसर्स, IO, साइकोलॉजिस्ट एंड GTO सभी जो है बच्चों को पहले सिखाते हैं, फिर उसके बाद उनका असेसमेंट करके बच्चों को बताते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, कौन सी कमियों को आपको इंप्रूव करना है। आपको भी अगर इस कैंप का हिस्सा बनना है दोस्तों, तो अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है।
बट आप अपडेटेड रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। 20 मई से कैंप स्टार्ट होगा। इसकी लिंक और रजिस्ट्रेशन जो है 1 मई से स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको फोर्स डिफेंस अकेडमी पर आकर के मेरे साथ और हमारी जो टीम है उसके साथ में एसएसबी इंटर की प्रिपरेशन करना है, तो आप इस कैंप के लिए अपने आप को रजिस्टर करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंप ये साबित होगा। और इसमें एसएसबी की कोई फीस नहीं रहेगी, सिर्फ आपके अकोमोडेशन का चार्ज आपको देना रहेगा। दैट विल बी ओनली 2000। तो 2000 रुपए में आप 5 दिन यहाँ आराम से रह पाओगे, तमाम एसर्स के असेसमेंट करा पाओगे और फीडबैक जो मिलेगा उस फीडबैक के बेस पर अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर पाओगे। तो चलो अब लास्ट स्लाइड देखते हैं। हाउ कैन इंडिया यूज द I2 प्लेटफॉर्म टू परस्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी गोल। हम अपने फॉरेन पॉलिसी गोल के लिए I2U2 को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए अपने इन रिलेशंस को जो है लेवरेज कर सकते हैं। हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं रीजन के साथ में। हम प्लेटफॉर्म का यूज एनर्जी कोऑपरेशन और ट्रेड के लिए कर सकते हैं। हम म्यूचुअल बेनिफिट्स जो है अपनी कंट्री के एक्सपर्टाइज के लिए कर सकते हैं। जैसे इजराइल के पास एग्रीकल्चर में अच्छा एक्सपर्टीज है, यूएई के पास बहुत सारा पैसा है जिसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर सकता है। साथ ही साथ जो है हम अपने क्लीन एनर्जी गोल्स के लिए भी इन कंट्रीज के सपोर्ट से काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फोरम बना है ये फोरम इंडिया के हित में है। इस फोरम से इंडिया को फायदा ही होने वाला है और डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पर हम अपनी जो है प्रेजेंस को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर रख पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।